Hello, I'm Dr. मोहिनी चिकलंडे. वेलकम टू रसशास्त्र एंड भैषज्य कल्पना लेक्चर सीरीज. आज के इस लेक्चर में हम रसशास्त्र पेपर 2 में जो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस यानी कि औषधि कल्प जो बताए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. औषधि कल्प में बहुत सारी कल्प बताए हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो कोई भी कल्प जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है. तो कोई भी कल्प अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी कि घटक द्रव्य क्या है, उस कल्प की निर्माण विधि कैसी है, यानी कि प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से वो पर्टिकुलर कल्प बनाया जाता है. उसके बाद हम उस पर्टिकुलर कल्प की मात्रा क्या है, कितनी क्वांटिटी में हमें रुग्ण को वो प्रिस्क्राइब करना है, अनुपान क्या देना है, सेवन काल क्या होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली भेषज काल, यानी कि वो पर्टिकुलर कल्प हमें कब रुग्णों को लेने के लिए बोलना है, कितने दिन तक, काल मर्यादा यानी कि कितने दिन तक, मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन तक हम कोई भी कल्प यूज कर सकते हैं, किस किस व्याधि में यूज कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है. फिर उसके बाद हमें फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ना है. फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि क्या, कोई भी औषधि द्रव्य जब शरीर में जाता है तो औषधि द्रव्य शरीर पर क्या असर करता है. और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि जो औषधि द्रव्य शरीर में गया हुआ है उसके ऊपर शरीर किस प्रकार से रिएक्ट करता है उसे हम काइनेटिक्स कहेंगे. और ड्रग शरीर पे क्या प्रभाव करता है उसे हम डायनामिक्स कहेंगे. और उसके बाद जो भी रिसेंट रिसर्च अपडेट्स है, पर्टिकुलर कल्प पर अगर कोई भी संशोधन हुआ है, कुछ भी रिसर्च हुआ है, तो उसके बारे में हमें हर एक कल्प का जानना जरूरी है. इस प्रकार से हमें हर एक कल्प जो भी सिलेबस में दिए हैं वो इस तरह से, इस प्रकार से पढ़ना जरूरी है. ये जो टॉपिक है औषधि कल्प या कंपाउंड फॉर्मुलेशन, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कॉलेज की इंटरनल एग्जाम हो तो वहां पे इस टॉपिक पर आपको एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं. तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आगे चल के प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कोई भी कल्प जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, तभी आप रुग्णों को वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसके अंडर जो पहला टॉपिक या पहला कल्प बताया है वो है आरोग्यवर्धिनी गुटिका. नाम में ही दिया है आरोग्यवर्धिनी गुटिका. कोई भी कल्प जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें नाम पे फोकस करना है कि नाम में क्या दिया है. तो यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी गुटिका में, गुटिका यानी कि टैबलेट, आरोग्यवर्धिनी ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टैबलेट के सेवन से, इस पर्टिकुलर कल्प के सेवन से आरोग्य की वृद्धि होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, इसीलिए इसे आरोग्यवर्धिनी ऐसा नाम दिया गया है. तो आरोग्यवर्धिनी का जो रेफरेंस है वो आता है रसरत्न समुच्चय विसर्प चिकित्सा में. अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पूरा श्लोक पढ़ के बाय हार्ट करके एग्जाम में लिख सकते हैं. क्योंकि कल्प कोई भी कल्प अगर पढ़ते हैं तो श्लोक में क्या दिया होता है, इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, कौन कौन से व्याधि में उसे यूज करना है, किस द्रव्य की भावना देनी है, किस प्रकार से कल्प का निर्माण करना है, ये सारी चीजें श्लोक में दी हुई होती है. अगर आपको पॉसिबल है तो आप ये श्लोक पढ़ के बाय हार्ट करके एग्जाम में लिख सकते हैं. यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका के घटक द्रव्य क्या है. घटक द्रव्य यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है. तो सबसे पहले है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, यानी पारद और गंधक सम प्रमाण में है, एक पार्ट एक पार्ट. इसकी कज्जली बनाते हैं, पारद और गंधक एक साथ मिलाकर उसकी कज्जली की जाती है, मतलब एक साथ उसे घोट के उनका एक मिक्सचर जो बनता है उसे हम कज्जली कहते हैं. लोह भस्म, फिर अगला घटक द्रव्य क्या है, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म. ये सारी जो अभी तक के घटक द्रव्य है ये एक एक पार्ट, एक एक पोर्शन में लेना है. यानी कि कौन कौन से, पारद, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, ये 5 जो घटक द्रव्य है ये एक एक पोर्शन में लेना है. उसके बाद त्रिफला के जो घटक द्रव्य है, यानी कि हरितकी, विभितकी और अमलकी, ये 2 पार्ट्स में लेने हैं. यानी कि जितना पारद हमने लिया है उससे डबल हमें ये त्रिफला के घटक द्रव्य लेने हैं, 2-2 पार्ट्स में. उसके बाद शिलाजतु जो है, शुद्ध शिलाजतु 3 पार्ट्स में लेना है. शुद्ध गुग्गुल, गुग्गुल और एरंड, ये जो घटक द्रव्य है ये हमें 4 पार्ट्स में लेने हैं. और सबसे ज्यादा किसका पोर्शन है इस पर्टिकुलर कल्प में,
तो कुटकी का पोर्शन बताया है, कितना है 22 पार्ट्स। ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एआई पीजीटी जैसे जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम बताई है, तो ऐसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका में कुटकी का प्रमाण कितना बताया है। तो नीचे ऑप्शंस रहेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 22 पार्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका में सबसे ज्यादा कौन सा द्रव्य यूज किया गया है, तो कुटकी। कितने पार्ट में? 22 पार्ट्स में। और ये जब सारी चीजें हम एक साथ मिलाते हैं, सबसे पहले हम पारद गंधक इसकी कज्जली बनाएंगे, फिर बाकी एक एक द्रव्य ऐड करके हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे और इस मिक्सचर को हमें मर्दन करना है, यानी कि घोंटना है। तो भावना देना या घोंटना किसे कहते हैं? तो कोई भी मिक्सचर को हम कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर द्रव्य में घोटते रहते हैं और उसके बाद जब ऐसी कंसिस्टेंसी बन जाए कि टैबलेट्स हम बना सकते हैं, तब हम ये घोटना बंद करके उसके टैबलेट्स बनाते हैं। तो ये मर्दन करने के लिए या घोटने के लिए आरोग्यवर्धिनी में कौन से द्रव्य का यूज किया जाता है? तो निम्बस स्वरस 2 दिन तक यहाँ पे मर्दन करने के लिए बोला है। तो जो भी घटक द्रव्य है जैसे पारद, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, ये एक एक पार्ट में रहेंगे। जो त्रिफला के घटक द्रव्य है हरितकी, अमलकी, विभितकी, ये दो दो पार्ट में रहेंगे। जो शुद्ध शुद्ध शिलाजतु है वो 3 पार्ट्स में रहेगा। गुग्गुल और एरंडो 4 पार्ट्स में रहेंगे। और सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? कुटकी का, 22 पार्ट्स में। और ये सारी चीजें हमें निम्बस रस में घोटना है, यानी कि जो नीम का रस होता है उसमें 2 दिन तक मर्दन करने के लिए बोला है। और ये सारी चीजें मर्दन होने के बाद जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए कि टैबलेट बना सकते हैं, तो हमें ये मर्दन या ये घोटना बंद करके टैबलेट्स बनाने हैं और उनको घर में ही छाया शुष्क करना है, यानी कि छांव में ही उनको प्रॉपरली ड्राई करना है। जब ये टैबलेट्स पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, तो एक एयरटाइट कंटेनर में हमें इनको स्टोर करना है। तो ये हो गई आरोग्यवर्धिनी गुटिका के घटक द्रव्य और उसकी निर्माण विधि। कितने प्रमाण में सेवन करना है? तो 250 टू 500 मिलीग्राम ये प्रमाण बताया है। ये प्रमाण किस पे डिपेंड करता है? अगेन, व्याधि का बल क्या है, रुग्ण का बल क्या है, रुग्ण के अग्नि का बल क्या है, इन सारी चीजों पे, मतलब रुग्ण कितनी अग्नि है उसकी, अग्नि प्रदीप्त है या मंद अग्नि है, उसके हिसाब से हमें ये सारी डोसेज डिसाइड करने होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई रुग्ण है, उसका अग्नि मंद है या उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, तो उसमें हम सबसे मैक्सिमम डोज दे सकते हैं क्या 500 mg? तो डेफिनेटली नहीं दे सकते। तो मिनिमम हमें 250 mg दे सकते हैं। और मैक्सिमम कोई अगर रुग्ण है, उसका व्याधि बल एकदम बिल्कुल ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीज है या व्याधि बहुत काल से शुरू है, क्रोनिक डिसीज है, तो ऐसे केसेस में, और जब रुग्ण का अग्नि बल भी अच्छा हो, तो ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम 500 मिलीग्राम तक ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अनुपान क्या बताया है? जल यानी कि पानी के साथ दे सकते हैं, दुग्ध दूध के साथ, मधु यानी कि हनी के साथ, आर्द्रक स्वरस और निम्ब स्वरस, ये आरोग्यवर्धिनी गुटिका के अनुपान द्रव्य बताए हैं। अनुपान द्रव्य क्या होता है? अनु यानी कि सह और पश्चात, और पान यानी कि सेवन करना। तो सह और पश्चात किसके? पर्टिकुलर जो औषधि द्रव्य है, आरोग्यवर्धिनी गुटिका है, उसके साथ सेवन किया जाने वाला द्रव्य या उसके बाद सेवन किया जाने वाला द्रव्य, उसे हम अनुपान कहते हैं। अनुपान का महत्व क्या है? अगर योग्य अनुपान के साथ हम कोई औषध देते हैं रुग्ण को, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है और जल्दी रिजल्ट आता है। इसीलिए अनुपान इंपॉर्टेंट है। और ये अनुपान किस पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है? तो व्याधि कौन सा है, शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, इन सारी चीजों से ये अनुपान डिसाइड होता है। तो अनुपान आरोग्यवर्धिनी गुटिका के लिए क्या क्या है? जल, दुग्ध, मधु, आर्द्रक स्वरस और निम्ब स्वरस। अगर मान लो पित्त दोष की वृद्धि शरीर में हुई है और हमें आरोग्यवर्धिनी गुटिका देनी है, तो दुग्ध के साथ दे सकते हैं। कफ दोष अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मधु के साथ, हनी के साथ हम आरोग्यवर्धिनी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पथ्य में क्या बताया है? तो ये पर्टिकुलर अगर पारद योग कोई भी अगर हम सेवन करते हैं,
तो हमें हमेशा ककाराष्टक जो वर्ग द्रव्य है यानी कि करेला जैसे जो भी ककाराष्टक द्रव्य बताए हैं वो सारी हमें अपथ्य बताई गई है। कोई भी पारद योग अगर सेवन करना है एज अ मेडिसिन तो हमें उस टाइम पे रुग्ण को ये जरूरी है बताना कि आपको ये ककाराष्टक वर्ग द्रव्य में आने वाले जो भी द्रव्य है जैसे करेला ये बिल्कुल सेवन नहीं करना है, ये अपथ्य कहा गया है। सेवन काल क्या है? प्रातः एवं सायंकाल यानी कि सुबह और शाम ऐसे बीडी डोज में हम आरोग्यवर्धिनी गुटिका रुग्ण को प्रिस्क्राइब करते हैं। काल मर्यादा क्या बताई है? कितने ड्यूरेशन तक, मैक्सिमम कितने दिन तक हम ये मेडिसिन रुग्ण को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? तो एक मंडल यानी कि जनरली 40 टू 48 डेज तक ये काउंट किया जाता है। मतलब एक बार हमने आरोग्यवर्धिनी गुटिका दी तो मैक्सिमम हम 40 टू 48 डेज तक दे सकते हैं। बट औषधि गुणधर्म शास्त्री ये जो गुणधर्म शास्त्र करके गुण शास्त्री का बुक है उसमें एक मंडल यानी कि 42 डेज बताए गए हैं। तो 42 डेज ये स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन बताया है कि इतने दिन तक ही हम आरोग्यवर्धिनी गुटिका का मैक्सिमम ड्यूरेशन रख सकते हैं। उसके बाद हमें ये ड्यूरेशन या ये मेडिसिन लेना बंद करना होता है। कुछ दिन का गैप देके हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कितने डेज तक दे सकते हैं? तो एक मंडल। तो जनरली एक मंडल ये 40 टू 48 डेज तक काउंट किया जाता है। बट कुछ संहिताओं में ये 42 डेज तक बताया है यानी कि 42 डेज इज इक्वल टू 1 मंडल ऐसा बताया गया है। इंडिकेशन कौन कौन से व्याधि में हम आरोग्यवर्धिनी यूज कर सकते हैं? जीर्ण ज्वर, जो क्रोनिक फीवर है, बहुत दिनों से फीवर आ रहा है जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया या डेंगू जैसा फीवर हो गया। तो ऐसे फीवर जहाँ पे बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, दिन में एक बार तो ये एपिसोड आता ही है। तो ऐसे कंडीशन में हम आरोग्यवर्धिनी यूज कर सकते हैं। कुष्ठ जैसे कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। क्यों कुष्ठ में? क्योंकि कुष्ठ में विरेचन करने के लिए बोला है। कौन सा कर्म श्रेष्ठ कहा गया है कुष्ठ व्याधि में? तो विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी में? कुटकी जो है वो मल का भेदन करके मल को शरीर से बाहर निकालती है, रेचन कराती है और इसी के कारण हमें कुष्ठ में आरोग्यवर्धिनी ये कल्प देने के लिए बोला है। आगे चल के यकृत विकार का है यानी कि लिवर डिसऑर्डर्स जो भी है तो ऐसे कंडीशन में हमें आरोग्यवर्धिनी गुटिका ये देनी है। तो ये हो गए इसके इंडिकेशंस। अभी नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी कि क्या है? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अगर कोई भी द्रव्य, कोई भी औषधि कल्प हम सेवन करते हैं तो उस औषधि कल्प का शरीर पर क्या उपयोग होता है, प्रभाव होता है, इसे हम फार्माकोडायनेमिक्स कहेंगे। यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो डायनामिक्स डी से हमें ध्यान में रखना है। डायनामिक्स इज ड्रग डज टू द बॉडी और काइनेटिक्स है बॉडी डज टू द ड्रग। डी से डी यानी कि डायनामिक्स ड्रग डज टू द बॉडी। तो डी डी ऐसा हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी सेवन करने के बाद क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जो भी त्रिफला के घटक द्रव्य है, हरितकी, विभितकी, अम्लकी, ये क्या करते हैं? शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है उसको इलिमिनेट करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं और इसी के कारण शरीर की शुद्धि क्रिया होती है, प्यूरिफिकेशन होता है और इसके कारण शरीर में जो भी संचित मल है, जो भी स्टोर्ड ऐसे एक्यूमुलेटेड वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उसके कारण शरीर की शुद्धि होती है, शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है और इसके इसका प्रभाव क्या होता है आगे चल के? ये मेटाबॉलिक फंक्शन जो भी है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी शरीर में जाने के बाद शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करती है। उसके बाद आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसमें क्या बताया है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन आरोग्यवर्धिनी गुटिका एग्जिबिट्स सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। यानी कि शोथ कम करने वाला, स्वेलिंग कम करने वाला ऐसा ये कल्प बताया है। किस प्रकार से शोथ कम होता है? दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद कंडीशंस सच एज जीर्ण ज्वर, कुष्ठ, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन एंड स्वेलिंग। जो भी आरोग्यवर्धिनी के घटक द्रव्य है ये क्या करते हैं? तो जो जीर्ण ज्वर है यानी कि जो भी ऐसे क्रोनिक कंडीशंस हैं जिसमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो ये पेन और स्वेलिंग को कम करके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज
दिखाते हैं, यानी कि स्वेलिंग कम होती है, शोथ सूजन कम होती है। नेक्स्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर ऐसा हम इसे कहते हैं, इसीलिए नाम आरोग्यवर्धिनी है। आरोग्य को वर्धन करने वाला, जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने वाला ऐसा ये कल्प है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। शुद्ध पारद पारद और शुद्ध गंधक जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दे हेल्प इन एनहांसिंग द बॉडीज immune response, thereby aiding in the management of various infections and autoimmune disorders। यानी कि जो भी इन्फेक्शंस होते हैं शरीर में या कुछ भी शरीर में ऑटो इम्यून जैसी कंडीशन होती है, यानी कि शरीर खुद को ही एक पैरासाइट या फॉरेन बॉडी समझ के खुद के ही शरीर को खाने लगता है, उसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ इन्फेक्शन है या शरीर खुद के ही सेल्स को पहचान नहीं रहा है और फॉरेन बॉडी समझ के वो एक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। आगे है हिपैटोप्रोटेक्टिव। हिपैटो यानी कि लिवर, तो ये लिवर डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है। आरोग्यवर्धिनी गुटिका सपोर्ट्स लिवर हेल्थ एंड फंक्शन, हेल्प्स इन मैनेजिंग यकृत विकार यानी कि लिवर डिसऑर्डर बाय प्रमोटिंग द रीजनरेशन ऑफ हेपैटिक सेल्स। अगर आपने लिवर फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो वहां पे आपको पता होगा कि हिपैटिक सेल्स होते हैं लिवर। तो ये हिपैटिक सेल जो है उनका रीजनरेशन होता है, उनकी फिर से ग्रोथ होने लगती है आरोग्यवर्धिनी गुटिका के कारण, और इसके कारण ही लिवर डिसऑर्डर जो है, यकृत विकार जो है, वहां पे ये आरोग्यवर्धिनी गुटिका का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिपैटिक सेल्स का रीजनरेशन होके लिवर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है और लिवर फंक्शन इम्प्रूव होता है, प्रोटेक्टिंग लिवर फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स एंड फ्री रेडिकल्स। यानी कि जो भी कोई भी चीज अगर हम सेवन करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर में जाती है। अगर लिवर का फंक्शन अच्छा है तभी ये सारी चीजें अच्छे से हो सकती है। इसीलिए जब हिपैटिक सेल्स का रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये आरोग्यवर्धिनी गुटिका का सेवन करने के बाद ये हिपैटिक सेल्स फिर से जनरेट होते हैं, लिवर में जो भी फंक्शन होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं और इसके कारण लिवर डैमेज जैसी कंडीशन से रुग्ण को हम बचा सकते हैं। टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स जो लिवर को डैमेज करते हैं उनसे हम लिवर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए हिपैटो प्रोटेक्टिव ऐसा एक फंक्शन आरोग्यवर्धिनी गुटिका में बताया गया है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। द इंक्लूजन ऑफ एरंड एंड कुटकी रूट्स हेल्प regulate metabolism, especially fat metabolism. This can be beneficial in conditions related to lipid metabolism disorders and obesity। यानी कि यहाँ पे क्या बताया है, जैसे स्थौल्य जैसे ओबेसिटी जैसे कंडीशन में क्या होता है, तो मेद धातु की विकृति हो जाती है और शरीर में मेद धातु अतिरिक्त प्रमाण में बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एरंड, कुटकी ये जो घटक द्रव्य है आरोग्यवर्धिनी में, ये क्या करते हैं, मेद धातु का लेखन करते हैं, स्क्रैपिंग एक्शन वहां पे होता है और मेद धातु का लेखन करके धातु को कम किया जाता है और इसीलिए ये कुटकी का जो प्रमाण बताया है सबसे ज्यादा प्रमाण है, इसके कारण मेद धातु पर इसका प्रभाव होता है और मेद धातु कम होने में मदद होता है। इसीलिए अगर ओबेसिटी स्थौल्य की अगर हमें चिकित्सा करनी है, मेटाबॉलिज्म कुछ डिसऑर्डर्स है, ऐसे कंडीशन में हमें आरोग्यवर्धिनी गुटिका प्रिस्क्राइब करना जरूरी है, जैसे कि स्थौल्य या ओबेसिटी, जहां पे हमें जो मेद धातु की निर्मित और वहां पे जो भी विकृति आई है मेद धातु में, तो वो सारी चीजें रिपेयर करके हमें ओबेसिटी को ट्रीट करना पॉसिबल होता है अगर हम आरोग्यवर्धिनी गुटिका प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं तो। ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अगर एक बार हम उस कल्प का सेवन करते हैं, आरोग्यवर्धिनी का सेवन करते हैं, तो उसके बाद उस कल्प में या उस कल्प को शरीर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहले जब हम ओरली उसका सेवन करते हैं, मुंह के द्वारा ओरल रूट से हम इस टैबलेट का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले होता है एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है आरोग्यवर्धिनी गुटिका में, ये सारी चीजें एब्सॉर्ब की जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में।
यानी कि जीआई ट्रैक्ट जो भी है, अन्नवह स्रोतस में ये सारी चीजें एब्सॉर्ब की जाती है, शोषण किया जाता है। उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के लिए ये सारी चीजें फिर लीवर में जाती है, जहां पे ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट में इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब एब्सॉर्प्शन होने के बाद ये जो हर्बल कंपाउंड होता है, या ये हर्बल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये लीवर में जाते हैं और इनका ट्रांसफॉर्मेशन एक तो एक्टिव मेटाबोलाइट में होता है, या फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट में इनका कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो मेटाबोलाइट्स है या एक्टिव कंपाउंड्स है, ये पूरे शरीर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पूरे शरीर में ये क्या कह सकते हैं हम, ये बांट दिए जाते हैं। और स्पेशली जो टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी के लिए टारगेट ऑर्गन क्या है, लिवर है, स्किन है, इम्यून सिस्टम है, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। स्किन के कारण ये स्किन डिसऑर्डर कुष्ठ में यूज किया जाता है, यकृत विकार में यूज किया जाता है। तो टारगेट ऑर्गन्स क्या है आरोग्यवर्धिनी के, लिवर, स्किन और इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे पूरे शरीर में तो ये बांट दिए जाते हैं, पूरे शरीर में ये एक्टिव मेटाबोलाइट जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। बट स्पेसिफिकली जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे ये ज्यादा प्रमाण में, ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के पास होता है इलिमिनेशन। Any unutilized constituents or metabolites are primarily eliminated through urine and feces। यानी कि कोई भी अनयूजफुल प्रोडक्ट है, अनयूजफुल कुछ कंस्टिट्यूएंट है शरीर में, तो ये यूरिन और फीसेस यानी कि मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इलिमिनेशन हाफ लाइफ में वैरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। यानी कि ये इलिमिनेशन टाइम या कब ये शरीर से बाहर फेंके जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से इंग्रेडिएंट है शरीर में। कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि शरीर अग्नि कैसा है, या ऐसे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इलिमिनेशन कब होता है। बट बेसिकली प्राइमरीली इलिमिनेशन के लिए मल और मूत्र के द्वारा शरीर में जो भी अनयूजफुल अनवांटेड ऐसी चीजें हैं वो शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो ये हो गए फार्माकोकाइनेटिक्स। रिसर्च अपडेट में क्या बताया है कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका पे क्या-क्या रिसर्चेस हुए हैं, क्या-क्या उन पे संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी वटी थियोरेटिकल एनालिसिस करके एक रिसर्च पेपर है, जहाँ पे बताया गया कि आरोग्यवर्धिनी गुटिका क्या करती है, तीनों दोषों को बैलेंस करती है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है और फैटी लिवर जैसे कंडीशन में ये यूजफुल होता है। इसीलिए ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है विदाउट सिग्निफिकेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स। ऐसी ये जो रिसर्च पेपर है इसका कंक्लूजन बताया है। आगे एक रिसर्च पेपर आता है रोल ऑफ एफिकेसी ऑफ आरोग्यवर्धिनी वटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि जीआई डिसऑर्डर में इस औषध का, इस कल्प का क्या उपयोग होता है। द स्टडी फाइंड्स दैट आरोग्यवर्धिनी वटी एनहांसेस डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, प्रमोट्स न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, जो भी पोषक मूल्य है, पोषक द्रव्य है, उनका शरीर में एब्सॉर्प्शन होता है, बॉडी फैट्स में एक बैलेंस बनाए रहता है, और जो भी टॉक्सिन्स है शरीर में उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम इस कल्प के द्वारा किया जाता है। तीनों दोषों को ये बैलेंस करके रखता है, लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, जो भी डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि जो पाचन शक्ति है उसको इम्प्रूव करता है। ऐसा यहाँ पे इस पेपर में बताया है। नेक्स्ट रिसर्च क्या बताया है, द इफेक्ट ऑफ आरोग्यवर्धिनी वटी एंड फलत्रिकादिक्वाथ इन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में आरोग्यवर्धिनी वटी और फलत्रिकादिक्वाथ का किस प्रकार से उपयोग किया गया है और कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ये इस पेपर में बताया गया है। नेक्स्ट है अ लिटरेचर रिव्यू ऑफ आरोग्यवर्धिनी वटी, यानी कि आरोग्यवर्धिनी वटी का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आया है, कौन कौन से स्पेसिफिक दोष पे इस कल्प का उपयोग है। तो जैसे कि कफ पित्त शामक बताया है, यानी कि कफ और पित्त गुणात्मक अगर कुछ, सॉरी, कफ पित्त दोष से कुछ व्याधि उत्पन्न हुआ है, शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़े हैं, तो ऐसे कंडीशंस में इस कल्प का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया रिसर्च अपडेट। इस टॉपिक पर आपको
एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले। जैसे कि मात्रा आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, या कुटकी का प्रमाण कितना है, या आरोग्यवर्धिनी गुटिका में सबसे ज्यादा प्रमाण कौन से घटक द्रव्य का है। ऐसे प्रश्न आपको एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। या फिर आरोग्यवर्धिनी गुटिका के घटक द्रव्य बता के निर्माण विधि स्पष्ट करें, ऐसा आपको एसएक्यू पूछा जा सकता है। या फिर आरोग्यवर्धिनी गुटिका एक्सप्लेन डिटेल में सविस्तर वर्णन करें, ऐसा आपको एलएक्यू पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, बट ये आगे चल के ये प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस में जब आप रुग्ण को देखते हैं, रुग्ण को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें हर एक कल्प का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, कौन सा कल्प पढ़ा है, आरोग्यवर्धिनी गुटिका। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो अगला कल्प है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद। सेकंड प्रॉप बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज डिजाइन किया हुआ है। ये जो लेक्चर सीरीज है हम लोग क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग ने बहुत डिटेल में फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, चरक संहिता, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, रोग निदान, स्वस्थवृत, सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। लेक्चर सारे हमारे रिकॉर्डेड हैं, आप आपके टाइम के हिसाब से कभी भी कितने बार भी देख सकते हो। इसके साथ में हम लोग 5000 एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने बीएमएस करके एमडी किया है, जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में पढ़ाएंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी साथ साथ में बताते जाते हैं कि कौन सा पॉइंट एआईपीजीटी के लिए नेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ ही रहे हो तो इस अप्रोच से पढ़ो कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए, प्लस आप क्लिनिकली भी कुछ अच्छा खासा सीख सको, राइट। तो ये जो सारा लेक्चर सीरीज है ये हमारा ऐप है मोरे पब्लिकेशन, उसके ऊपर अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग डेमो लेक्चर देखना है तो ऐप डाउनलोड करके वहां पे फ्री कंटेंट कुछ लेक्चर्स है वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। इनकेस अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका जो फी है बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5500 है। इनकेस अगर आपके पूरे बैच को ज्वाइन करना है, ग्रुप डिस्काउंट चाहिए, तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया है इस पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे पास पढ़े हैं, अगर उनको पसंद आया है तो हमारे लेक्चर्स आपके जूनियर, आपके फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।